हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में उसमें 91 से 100 120 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये पार्ट सेकंड में 120 121 से 150 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, जो कि विज्ञान और गणित का मिला के प्रश्न है। इसमें 30 प्रश्न है कुल मिला के। तो ये परीक्षा के लिए सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है 121 नंबर पर, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समबाहु, समकोण, अधिकोण, इनमें से कोई नहीं। यदि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा? किस प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा? वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज होगा। यानी 121 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे आते हैं इसमें 122, एक चतुर्भुज के तीन कोणों का अनुपात एक संबंधे दो संबंधे तीन है। यदि इनमें से सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का योग 180 हो तो चतुर्भुज के सभी कोण होंगे। तीन कोण का योग दिया है, अनुपात दिया, एक संबंधे दो संबंधे तीन। यानी एक कोण क्या होगा? x हो जाएगा, दूसरा 2x हो जाएगा, तीसरा 3x हो जाएगा। फिर कहा कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। इसका योगफल यानी x प्लस 3x बराबर कितना है? 180 है। तो यहाँ से ये 4x बराबर कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो एक कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और दूसरा कितना होगा? 2x है, यानी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा? 45 में 3 का गुणा कर देंगे, 135 हो जाएगा। चौथा कितना आएगा? 360 में पूरा घटा देंगे, 360 में ये तीनों जोड़कर घटा देंगे तो वो आ जाएगा हम लोग का, तो कितना आएगा? 360 में से ये 45, 90, 135 घटा देंगे तो सही आंसर हम लोग का आ जाएगा। कुल योगफल 270 आएगा। 360 में से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? ये भी 90 बच जाएगा। यानी ये कोण इस तरह से चारों कोण कितने हो जाएंगे? ये 45, 90, 135 फिर 90 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 122 का इस तरह से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 123, मोडेम कार्य करता है ईमेल भेजने का, दूसरा धारा को परिवर्तित करने का, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक विधि से दस्तावेज एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का, चौथा एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने में। तो जो मॉडेम होता है वह क्या कार्य करता है? वह एनालॉग तरंग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने में इसका प्रयोग होता है, कार्य होता है। तो 123 का कौन सा ऑप्शन से होगा? चौथा। 124 आते हैं, सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है? पहला, चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में होता है। दूसरा, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण के समय कौन सी घटना सत्य इसमें है? चारों विकल्प से पहचाना है तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य होती है, यानी पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 124 का पहला विकल्प। नेक्स्ट आते हैं 125, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यह ट्रेन 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय निकालना है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा? ट्रेन 250 मीटर लंबी है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करना है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 250 प्लस 520 हो जाएगा। अब बटे चाल कितना होगा? 55 है। किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो कितना गुणा करना पड़ेगा? 5/18 गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा समय, किस में आ जाएगा? समय आ जाएगा सेकेंड में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 और 520 कितना हो जाएगा? 770 हो जाएगा।
18 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा, 55 और 5 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, गुणा करके भाग देंगे तो ये आएगा 50.4 सेकेंड आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, 50.4 सेकेंड, यानी पहला 125 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। 126 प्रश्न आते, एक इंजन खड़े हुए स्थिर पर्यवेक्षक के समीप सीटी बजाते हुए आती है तो पर्यवेक्षक को क्या महसूस होता है, आवृत्ति कम, आवृत्ति अधिक, तीव्रता अधिक, तीव्रता कम। तो क्या महसूस होता है उसको, ये डॉपलर प्रभाव आधारित प्रश्न है, तो ये आवृत्ति उसकी अधिक महसूस होती है, यानी 126 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 127, निम्नलिखित में किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है, पहला अंतरिक्ष संचार, दूसरा प्रकाशिक तंतु संचार, तीसरा लाइन संचार, चौथा उपग्रह संचार। तो किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है, चारों विकल्प से पहचाना है, तो वह होता है प्रकाशिक तंतु संचार की, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, यानी 127 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 है, समानांतर श्रेणी कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 का 18वां पद होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसमें पहला पद यानी ए का वैल्यू कितना होगा समांतर कड़ी में, √2 हो जाएगा, और सार्वमांतर जो डी होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पद में से घटा देंगे, 3 कड़ी में 2 माइनस कितना कर देंगे, कड़ी में 2 तो कितना आ जाएगा, 2 कड़ी में 2 आ जाएगा इसका सर्वांतर। अब इसमें 18वां पद निकालना है तो 18 पद कितना हो जाएगा, T18 बराबर आ जाएगा A + 17D आ जाएगा फार्मूले से। तो इसमें रख देंगे A का वैल्यू कितना, √2 और 17 गुणे D का वैल्यू कितना है, 2 कड़ी में 2, 17 दूना 34 है, एक कितना हो जाएगा 35 कड़ी में 2 आ जाएगा। इससे से कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, 128 का दूसरा। हम नेक्स्ट आते हैं 129, एक धातुई घनाभ की बीमा 100 गुणे 80 गुणे 64 100 गुणे 80 गुणे 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जितना घनाभ का आयतन होगा उतना क्या होगा, घन का होगा। तो मान लीजिए घन की भुजा क्या है, ए है, तो ए क्यूब हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी 100 गुणे 80 गुणे 64 इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू कितना आएगा, ए क्यूब बराबर आ जाएगा इसी को एक क्यूब बराबर लिख सकते हैं, जैसे 100 है तो 80 में से 10 निकल जाएगा, तो ये 10 घाते 3 इसको लिख सकते हैं, यानी 1000 हो जाएगा, गुणे 8 के घाते भी 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणे 8 यानी 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसका निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। अब इसी में वैल्यू रख देंगे, 6a² यानी 80 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना होगा 6400, उसमें 6 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुणा करने के बाद आएगा इसमें 38,400 आएगा, 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, 38,400 यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 129 का पहला। फिर 130 बातें, एक गांव में 20 परिवार के सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है, 6, 8, 6, 3, 2, 5, 7, 8, 6, 5, 5, 7, 7, 8, 6, 6, 7, 7, 6, 4 ऐसे परिवारों की जिनमें 6 सदस्य हैं आवृत्ति है। ऐसे परिवार जिसमें 6 सदस्य हैं उनकी आवृत्ति यानी उनकी संख्या कुल बताना है, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, ये 6 ही होगा कि 6 की आवृत्ति ज़्यादा है। तो यहाँ से संख्या इसका गिन सकते हैं कि ये 1 हो गया, फिर इसके बाद 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 के बाद 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। तो आवृत्ति कितनी रहेगी, 6 रहेगी, यानी 130 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
131 प्रश्न, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी, क्वाशियोरकर। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह क्वाशियोरकर होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 131 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 132 है, लकड़ी कुचालक होती है क्योंकि पहला उसमें बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा उसमें बहुत मुक्त प्रोटॉन होते हैं, तीसरा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। लकड़ी कुचालक होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, यानी 132 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 133 प्रश्न आते हैं, पृथ्वी की सतह से संचार उपग्रह की ऊंचाई लगभग है कितना है? 36,000 किलोमीटर, 3,600 किलोमीटर, 72,000 किलोमीटर, 31,000 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से जो संचार उपग्रह की ऊंचाई लगभग होती है वो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है, यानी 133 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 134 है, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिकों की पहचान कीजिए। प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोप्रोपेन। और संतृप्त यौगिकों की पहचान इसमें करना है। तो कौन कौन से असंतृप्त इसमें है? ये असंतृप्त है, इसमें ये प्रोपीन है, डबल बॉन्ड वाला है, फिर इसके बाद ये प्रोपाइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाले, और ये सब क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले हैं। यानी असंतृप्त कौन कौन होगा? दूसरा और तीसरा होगा। इस तरह से चौथा विकल्प सही होगा। 134 का चौथा विकल्प सही होगा। 135 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC वृत्त में अंतः निम्नानुसार बना है, इसमें कोण BOC का वैल्यू निकालना है, BOC का मान निकालना है। तो BOC का मान कितना होगा? तो BOC का मान कितना होगा? इसमें ये वैल्यू हमको नहीं दिया है। समबाहु त्रिभुज है, ये तीनों भुजा बराबर है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। तो 60 होगा तो ये इसका दोगुना होगा, यानी 120 हो जाएगा 60 का परिमेय के अनुसार, यानी इसका तीसरा विकल्प सही होगा। कि किसी भी वृत्त में जो वृत्तखंड होता है वह परिधि पर जो कोण अंतरित करता है उसका दोगुना कोण अंतरित कहाँ करता है? केंद्र पर। तो इस तरह से 60 का दोगुना कितना हो? 120 हो जाएगा। 135 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 136 प्रश्न की तरफ। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा, क्या होगा? चाल, रेखी वेग, त्वरण, अभिकेंद्री बल। एक समान वृत्तीय गति में क्या अचर होता है, क्या स्थिर होता है? तो वह होता है चाल स्थिर होती है, यानी अचर होता है। 136 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग में विचलित हो जाता है, इसे कहते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, विचलन। इस क्रिया क्या कहा जाता है? वह अपवर्तन कहा जाता है, यानी 137 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 138, निम्नलिखित तालिका देखकर सबसे कम पैदल चलने वाले किस इलाके से गुजरे, इनकी क्रम संख्या बताइए। तो ये क्रम संख्या 4 दिया है। घड़ी चौक से जयस्तंभ ये इलाका दिया है, महिलापुर दिया है। तो ये सब पैदल चलने वाले हैं। तो पैदल चलने वाले में इसमें संख्या जोड़ देंगे सबका योगफल, तो जिसमें कम योगफल आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे क्रम संख्या पहला में 132 और 318 जोड़ देंगे तो आएगा कितना? 450 आ जाएगा। दूसरा में 14 और 286 जोड़ेंगे, 14 286, तो ये इसका आएगा 300 आ जाएगा योगफल। फिर तीसरा में 15 185 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 200 आ जाएगा। फिर ये चौथा लास्ट में 22 128 जोड़ेंगे तो ये 150 आ जाएगा। तो सबसे कम चलने वाले को पूछा है, तो सबसे कम क्यों में 150, यानी कौन सा क्रम आएगा? चौथा आएगा। तो चौथा, इसका मतलब चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 138 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 139 प्रश्न आते हैं, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयोगी भाग है। पहला जड़ का अग्रभाग, दूसरा तने का अग्रभाग,
तीसरा है पराग मातृकोशिका, चौथा है भ्रूणपोष। तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयोगी भाग कौन सा है इसमें? तो ये पराग मातृकोशिका है 139 का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 140 है समकोण द्विबाहु त्रिभुज के दो न्यून कोण होंगे 45-45, 60-60, 70-70, 80-80। समकोण द्विबाहु यानी एक कोण कितना हो जाएगा? 90 रहेगा, और दो समद्विबाहु को मतलब दोनों कोण बराबर होना चाहिए, तो कितना कितना हो जाएगा? 45-45 हो जाएगा। यानी 140 का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 141। कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है CaPO4, Ca3PO4 ट्वाइस, Ca2P2O4, CaPO4 का होल थ्राइस। कैल्शियम फास्फेट का इसमें सही सूत्र क्या है? वह होता है Ca3PO4 का ट्वाइस, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा 41 का दूसरा। 142 है यदि एक त्रिभुज ABC में PQ किसके समांतर है? BC के, तथा QR तथा PAB का मध्य बिंदु है, तो इसमें से विकल्प छांटना है कि BR बराबर क्या होगा? RC, दूसरा BR नॉट इक्वल टू RC, BR इक्वल टू RQ, BR इक्वल टू BP। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा कि ये जो P वाला पॉइंट है AB का मध्य बिंदु है, Q किसका है? AC का है, तो जो R होगा वह किसका मध्य बिंदु होगा? BC का होगा। तो इस तरह से BR किसके बराबर होगा? RC के बराबर हो जाए। 142 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 143। निम्नलिखित रेखा चित्र में वर्ष 2012 में धान का उत्पादन टन में अनुमानित है। तो 2012 में बताना है कि कितना उसका उत्पादन हुआ है। तो 2012 में अनुमानित बताना है, तो ये लगभग कितना होगा? ये इसको मिलाएंगे तो ये 200 तक करीब आएगा। 2012 में कितना आएगा? इस पॉइंट से मिलाएंगे तो 200 टन आएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? 143 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा, 200 टन। नेक्स्ट आते हैं 144। एक कार X से Y तथा Y से Z तक जाती है। कार को X से Y तक जाने में औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे लगते हैं। यह Y से Z तक 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि कार को कुल 6 घंटे लगते हैं तो X से Z तक की मात्रा में कार की औसत चाल क्या है? इसकी औसत चाल निकालना है इसमें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि X से Y चलता है, फिर Y से Z। X से कितना चलता है? Y फिर Z। तो X से Y चला और Y से कितना चला? Z। तो X से Y तक जाने में औसत चाल कितना है? X से Y तक कितना है चाल? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितना समय लगता है? 4 घंटे का समय लगता है इसमें। यह Y से Z तक 140 किलोमीटर की दूरी, Y से Z की दूरी कितना है? 140 किलोमीटर। 70 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कुल कितना समय लेती है? 6 घंटे का समय लेती है। तो X से Z तक की मात्रा में कार की औसत चाल क्या है? X से Z तक का यात्रा में कार की औसत चाल निकालना था। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। तो कुल चली गई दूरी कितना होगा? X Y और Y Z तक कुल जोड़ देंगे तो X Y तक दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरे पार्ट में दूरी दिया है लेकिन पहले में नहीं दिया। दूरी बराबर होगा 4 गुणे समय, यानी 40 गुणे कितना हो जाएगा? 40 कितना हो जाएगा? 160। तो औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल कितना हो जाएगा? औसत चाल कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। तो कुल चली गई दूरी कितना होगा? शुरुआत में 160 है, और प्लस आगे दूरी कितना है? 140, अब बटे कुल समय कितना होगा? पहले में कितना समय लग रहा है? 4 घंटे का, दूसरे में 6 घंटे का। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 300 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 10, यानी कितना आ जाएगा? 144 का 140 और कितना? 160।
ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूरी यात्रा में दिया है तो इसका कितना आ जाएगा 144 का कौन सा विकल्प सही होगा इसका? ये पूछ रहा है x से z तक पूछ रहा है, तो यहां से औसत चाल पूछा है x से z तक, तो कितना आ जाएगा? कुल समय कितना हो जाएगा? ये 6 घंटे, पूरा कितना है 10 घंटे लगेगा समय, लेकिन यहाँ 6 घंटे विकल्प के अनुसार यदि 6 घंटे का लिखा जाए तो ये आ जाएगा कितना 50 किलोमीटर पर आवर, यानी इसके लिए अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। लेकिन पूरा समय यहाँ से लेके x से z तक पूछ रहा है, तो समय कितना होगा 4 घंटे और 6 घंटे, कुल मिला कितना हुआ 10 घंटे हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे कुछ गलत इसमें आंकड़ा दिया है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। यदि y से z पूछेगा तब उसमें समय 6 देंगे, पूरा समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो पूरा x से और z पूछ रहा है तो समय पूरा जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह से इसका विकल्प हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 145 का। एक अवतल दर्पण का फोकस होता है आभासी, वास्तविक, उपरोक्त दोनों संभव है, नहीं कहा जा सकता। एक अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह क्या होता है? उपरोक्त दोनों संभव है, आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है, यानी 145 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा। 146 से घरों में विद्युत मीटर में दिखाए जाने वाले यूनिट हैं, वोल्ट है, वाट है, किलोवाट है, किलोवाट घंटा है। तो जो यूनिट है वह किलोवाट घंटा है, यानी कि 146 का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 147। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर तथा उसका आयतन 924 मीटर क्यूब हो तो इसके व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा? पहले वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वक्री पृष्ठ जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? 2πr(h) होता है। तो 2πr(h) का वैल्यू दिया है कितना? 260 दिया है। और उसका आयतन जो होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h होता है। इसका वैल्यू कितना दिया है? 924 दिया है। अब यहाँ से इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे कैसे? इसमें दोनों को भाग दे देंगे, दोनों समीकरण इसमें भाग दे देंगे, कितना पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा r बराबर 260 हो जाएगा इधर, इधर कितना आएगा 924 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे, r बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 924 बटे 260 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा 7 आ जाएगा। r का वैल्यू कितना लगभग 7 के आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा लगभग। फिर इसके बाद इसके ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? r का वैल्यू किसी भी समीकरण में रखेंगे, h का वैल्यू आ जाएगा, तो पहले में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? h का वैल्यू कितना हो जाएगा 260 बटे के 2 पाई का मतलब होता है 22/7 हो जाएगा। r का वैल्यू कितना है 7 है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 260 बटे 2 गुणे 22/7 गुणे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 260 बटे 44 हो जाएगा। और इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो व्यास कितना हो जाएगा 2r, यानी कितना हो जाएगा 14
और ऊंचाई कितना होगा 6, यानी 14 और 6 का अनुपात होगा, तो इसको काटेंगे तो 7/3 आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही होगा? 147 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 है, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? जो क्रेब्स चक्र होता है वो कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, गाल्जिका में। जो क्रेब्स चक्र होता है वह कहाँ पर पाया जाता है? वह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 148 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 इसमें प्रेरण भट्टियों में उपयोग होने वाली धारा है। भंवर धारा, डीसी धारा, एसी धारा, इनमें से कोई नहीं। प्रेरण भट्टियों में जो उपयोग होने वाली धारा है वह कौन सी धारा होती है? 149 का इसमें पहला, इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 150। निम्नलिखित रेखा चित्र में यह निर्धारित कर बताइए कि किस वर्ष भारत में इससे ठीक पहले के वर्ष की तुलना में अधिकतम मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा है। तो ये चित्र बहुत ही आसान है। इधर वर्ष दिया है, इधर प्रतिशत वृद्धि दिया है। तो क्रम से 2008 से लेके 2009, 10, 11 क्रम से ये वृद्धि हो रही है। यानी उसके पिछले वर्ष में भी लगातार वृद्धि हो रही है। तो सबसे अधिकतम मूल्य वृद्धि किसमें होगी? 2011 में होगी। ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, लगभग 80% के आसपास है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा, यानी 2011 वाला विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जिसमें विज्ञान और गणित के सम्मिलित क्वेश्चन थे। ये इसके पिछले वीडियो का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें कुल मिला के 60 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हो गया, पहले और दूसरे को मिला के। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।